प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के टॉपिक स्विट्ज़रलैंड के संविधान के तहत स्विस संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन के महत्व को जानेंगे। जॉन ब्राउन मैसन का कथन है, स्विट्ज़रलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। लगभग 50 लाख जनसंख्या और 16,000 वर्ग मील भूमि का देश स्विट्ज़रलैंड विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र देशों में से एक है, लेकिन अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विस संविधान और शासन व्यवस्था के अध्ययन का निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्व है। साधारण व्यक्ति के लिए स्विट्ज़रलैंड विश्व का सबसे प्रमुख प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र स्थल, रेड क्रॉस और प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण स्थल है, लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए यह इससे बहुत अधिक है। यह प्रजातंत्र का घर है और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। संघीय सरकार के मुख्य कार्यालय यहीं पर स्थित हैं। स्विट्ज़रलैंड के संवैधानिक महत्व का अध्ययन निम्नलिखित रूपों से किया जा सकता है। पहला, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र। स्विट्ज़रलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र रहा है। सन 1848 के संविधान द्वारा स्विट्ज़रलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई। उस समय वह आधुनिक युग का अकेला गणतंत्र था। सन 1848 के पूर्व भी स्विट्ज़रलैंड में इस प्रकार का राजतंत्र नहीं रहा जिस प्रकार का राजतंत्र इंग्लैंड, फ्रांस या सोवियत रूस में था। रेपार्ड इसी बात को दृष्टि में रखते हुए लिखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड युगों से गणराज्य रहा है। स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा बल्कि किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं, और इस गणतंत्रीय भावना की अत्यधिक प्रबलता के कारण उनके द्वारा एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। हैंस हुबर ने लिखा है, राजतंत्रीय ढंग से सोचना स्विट्ज़रलैंड के निवासी के लिए एक विदेशी बात है। किसी शासक की शक्तियों व विशेषाधिकारों के लिए उनके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए राज्य सब नागरिकों का मामला है। उसका संचालन न तो वंश परंपरागत आधार पर हो सकता है, न उसे किसी एक निर्वाचित व्यक्ति के सुपुर्द किया जा सकता है। दूसरी बात, प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक, बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। स्विस राजनीतिक व्यवस्था को महत्व प्रदान करने वाला दूसरा तत्व उसका प्रजातंत्रात्मक लक्षण है। आधुनिक युग में स्विट्ज़रलैंड उसी प्रकार से प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार प्राचीन विश्व में एथेंस था। स्विस प्रजातंत्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति प्रदान की गई है, उतनी सीमा तक अन्य किसी लोकतंत्र में प्रदान नहीं की गई है। 5 स्विस कैंटनों में वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और नागरिकों के द्वारा जनसभाओं में कानूनों का निर्माण किया जाता है। लोक निर्णय और आरंभक का स्विट्ज़रलैंड में ही उदय हुआ और वर्तमान समय में इसका बहुत अधिक सीमा तक पालन किया जाता है। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि यदि ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था का और अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का जनक है, तो स्विट्ज़रलैंड आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है। विविधता में एकता। स्विट्ज़रलैंड ने विविधता के बीच एकता का आदर्श उदाहरण उपस्थित किया है। स्विट्ज़रलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति के भेद पाए जाते हैं, लेकिन इन भेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक प्रबल है। स्विट्ज़रलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच, 5% इटालियन और 1% रोमन भाषाभाषी हैं, लेकिन इस भाषा संबंधी विविधता का हल इन सभी भाषाओं को राजभाषा का स्तर प्रदान करके निकाल लिया गया है। इसी प्रकार वहाँ लगभग 58% लोग प्रोटेस्टेंट, 40% रोमन कैथोलिक, 1% यहूदी और 1% अन्य हैं, लेकिन इन सभी ने धार्मिक सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को इतने गहरे रूप से अपना लिया है कि इन धार्मिक भेदों ने राष्ट्रीय एकता को निर्बल होने की बजाय सुदृढ़ ही किया है। भाषाई और धार्मिक भेदों के कारण फूट उत्पन्न न होने का एक कारण यह भी है कि वहाँ एक ही धर्म के अनुयायियों की सीमाएं भी धर्म और भाषा के क्षेत्रों की सीमाओं से भिन्न हैं। इन सब के कारण धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के भेद प्रबल नहीं हो सके और ब्रुक्स के शब्दों में स्विट्ज़रलैंड ने यह दिखा दिया
कि उन लोगों में भी घनिष्ठ सहयोग की संभावना हो सकती है जो कभी राजनीतिक दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र थे और आज भाषा व धर्म के द्वारा व्यापक रूप से विभाजित हैं। स्विट्ज़रलैंड की विविधता में यह एकता भारत जैसे राज्यों के लिए तो उदाहरण है ही, सुदूर भविष्य में एक विश्व राज्य की स्थापना के लिए भी यह एक आदर्श बन सकता है। जॉन ब्राउन मैसन ने इस संबंध में लिखा है कि भाषा और धर्म संबंधी स्पष्ट विविधता के होते हुए जिस कोटि की राष्ट्रीय एकता स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है, उसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अनेक अध्ययनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। उन्हें उससे ये प्रमाणित होने की आशा दिखाई देती है कि उन राष्ट्रों में भी उच्च कोटि का सहयोग संभव है जिसमें संस्कृति संबंधी व्यापक भिन्नता पाई जाती हो तथा जिनमें स्वतंत्रता की शक्तिशाली परंपरा चली आई हो। स्थायी तटस्थता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जबकि विश्व के विभिन्न राज्य एक दूसरे का विरोध करने में संलग्न हैं, स्विट्ज़रलैंड ने स्थायी तटस्थता को अपनाकर अशांति के समुद्र में बसने वाले सुखी द्वीप की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वप्रथम 1815 की वियना कांग्रेस द्वारा स्विट्ज़रलैंड की स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान की गई। 1919 की वर्साई संधि और उसके बाद के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्विट्ज़रलैंड ने सदा इस बात पर बल दिया कि स्विट्ज़रलैंड को स्थायी रूप से एक तटस्थ राज्य घोषित किया जाए और सभी राज्यों ने स्विट्ज़रलैंड की इस स्थिति को स्वीकार किया। प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध में स्विट्ज़रलैंड ने युद्धरत दोनों पक्षों के साथ समान संबंध बनाए रखे और हिटलर तथा मुसोलिनी ने भी उसकी तटस्थता को बने रहने दिया। अपनी इस तटस्थता की नीति के कारण स्विट्ज़रलैंड ने 2001 ईस्वी तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी प्राप्त नहीं की, क्योंकि संघ की सदस्यता सदस्य राज्यों को आक्रमणकारी राज्य का विरोध करने का दायित्व सौंपती है। सितंबर 2002 में ही स्विट्ज़रलैंड ने संघ की सदस्यता को प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारे द्वारा भारत की तटस्थता और स्विट्ज़रलैंड की तटस्थता में अंतर किया जाना चाहिए। भारतीय तटस्थता का तात्पर्य शीत युद्ध के दो पक्षों में तटस्थता से है और इसे सही अर्थों में असंलग्नता की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट या गुटनिरपेक्षता की नीति कहा जाना चाहिए। आधुनिक विश्व के अन्य तथाकथित तटस्थ राज्यों की स्थिति भी यही है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थों में तटस्थ है और उसे विश्व के विभिन्न राज्यों के विवादों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अपनी इस तटस्थता के कारण स्विट्ज़रलैंड को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसी आधार पर इसने परस्पर विरोधी राज्यों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य किया है। अपनी स्थायी तटस्थता के बावजूद स्विट्ज़रलैंड किसी भी आक्रमण से रक्षा के लिए तत्पर और सक्षम है। बहुल कार्यपालिका। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि कार्यपालिका का संगठन एकल होना चाहिए, जिससे इसके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन कुशलता के साथ किया जा सके। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में एकल कार्यपालिका ही है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। इस कार्यपालिका से न तो पूर्ण अंशों में संसदात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक, वरन इसमें दोनों के ही गुणों को ग्रहण करते हुए विश्व के सम्मुख एक नवीन उदाहरण उपस्थित किया है।